ओके, तो इस लेक्चर में जैसे मैंने कहा कि हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स की तरफ डिस्कशन करेंगे। द न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ अ वेव, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, पावर डिलीवर्ड बाय द वेव, और साथ साथ वेव की इक्वेशन को कंसिडर करते हुए भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मे बी दिस लेक्चर विल बी a little short because some selective questions I will be taking from the module. Make sure to keep your notes and other things with you. Questions तो वैसे मैं आपके सामने रखूंगा ही, but I'll go little random in selecting the questions. तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 मॉड्यूल से ले रहा हूं मैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक ट्रांसवर्स साइनोसोइडल वेव है जो मूव करती है along a string in a positive x direction. So the string is supposed to move in this way. ये वेव अगर हम बनाते हैं तो ये वेव ऐसे एक्सपेक्टेड है। अब इसका स्पीड दिया है हमको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेव का स्पीड v हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, एंड दैट इज 10। नाउ सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमें करना चाहिए, दैट इज 10 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव, you see lambda factor is also given to us, wavelength of the wave, that is 0.5 मीटर। ओके, टोटल एम्पलीट्यूड जो है उसका a, वो भी हमें बताया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का भी हम कन्वर्जन कर लेते हैं 10 into 10 to the power -2 मीटर। अब कोई एक किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्नैपशॉट पे हमने देखा कि वेव ऐसी नजर आती है। स्नैपशॉट मतलब हम वेव का एक पिक्चर निकाल के ही इमेजिन कर सकते हैं ना, बाकी देखा जाए तो पार्टिकल लगातार ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो एक पॉइंट पी के बारे में बात चल रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है। तो पॉइंट पी की लोकेशन अगर मैं यहां से देखूं, ये नीचे से ऊपर तक, तो ये y जो वैल्यू बनेगी, y दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो 5 into 10 to the power -2 मीटर। तो पार्टिकल वेलोसिटी हमें डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। अब देखिए, पार्टिकल वेलोसिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा तरीका होता है। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस या माइनस दोनों पॉसिबल होते हैं, ओमेगा एंड देन अंडर रूट में a square minus y एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब दो चीजें हमें यहाँ पे तय करनी, मतलब आइडेंटिफाई करवानी है, ये प्लस लें या माइनस लें, और जे कैप देखें या आई कैप देखें। तो बेटा ये पार्टिकल जो है ना ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। यस सर। तो हमारा आंसर जे में आना चाहिए या आई में आना चाहिए? जे जे में आना चाहिए। तो चलो आई के दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सपेक्टेड क्या है, इसका मोशन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ है। तो हमारा आंसर जे में आएगा। अब पॉजिटिव आना चाहिए क्या नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव खत्म हो गई बात, डन। यस सर। सारे नंबर्स तो सेम है है ना, सारे नंबर्स तो सेम है, बात खत्म हो रही ना। हाँ सर। ठीक है, तो बिना सॉल्व करे भी हम निकाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, चलो अभी हमें सॉल्व ही करना है। तो डेटा जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ए और वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट है। ए का वैल्यू 10 into 10 to the power -2, वाई का वैल्यू 5 into 10 to the power -2। चलिए ये डायरेक्ट हो गया। रहा सवाल ओमेगा का। अब ओमेगा कैसे लाएं? बट जब हम ओमेगा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ओमेगा ये आता है 2πn। अब फिर फंस गए, एन कहाँ से लाएं? तो एन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी और वेवलेंथ का फॉर्मेट यूज करते हैं, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो जो एन वैल्यू आएगी ना, ये आ जाएगी v बाई लैम्बडा। तो देखो यहाँ v कितना बताया हमको, 10 into 10 to the power -2, और लैम्बडा कितना बताया है, 0.5। तो सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा, ये 0.5 ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बिकम 20 into 10 to the power -2। तो ये सब्सटीट्यूशन ओमेगा के लिए कर देते हैं, सो दैट विल बिकम 2π into 20 into 10 to the power -2। Therefore omega will become equal to 40π into 10 to the power -2।
ये ओमेगा उठा करके यहां सब्स्टिट्यूट करें, वीपी का फर्दर कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स प्लस में ही आएगा आंसर, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा वेव का यहाँ पहुंच रहा है, तो ये पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा। सो ओमेगा वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 40 इंटू 10 टू द सॉरी 40 पाई इंटू 10 टू द पावर -2। उसके बाद ए का वैल्यू मैं जैसे देखता हूँ, एम्पलीट्यूड 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का यहाँ करना है स्क्वायर, माइनस y का वैल्यू दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का यहाँ पे करना होगा स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड आंसर हमें मिलेगा वो यही मिलेगा, रूट में 3i डिवाइडेड बाय 50 एंड दैट विल बी j कैप मीटर पर सेकेंड। और यहाँ कोई कैलकुलेशन में अपने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है, जस्टिफिकेशन पहले ही हो चुका था कि ए आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यस सर। यस सर। ओके, चलिए एक और इसमें इक्वेशन बनाते हैं या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 मैं पिकअप कर रहा हूं, बट आई विल बी पिकिंग अप इन पार्ट्स। ये क्वेश्चन है, इसके लिए जो एक वेव पैटर्न हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। दिस इज द वेव पैटर्न, यहां मेंशन कर लेते हैं इसे। फर्दर मोर इसमें मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन फिलहाल लूंगा। पहला दिस वन, और जो दूसरा है वो मैं ये वाला लूँ। सी पार्ट में चॉइस कर रहा हूँ, बी पार्ट में फिलहाल हम लोग रेडी नहीं है डिस्कशन के लिए, इसलिए मैं सी पार्ट ले रहा हूँ इसका। ओके, अब देखिए यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है। फिगर शोज अ स्नैपशॉट फोटोग्राफ, ये स्नैप फोटोग्राफ मतलब एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने वेव को देखा, हमने फोटो खींच ली मान लो उसकी ऐसे, तो हमको ऐसे दिखे। हर एक पार्टिकल हर बार यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं ना। वेव की कंसिडरेशन में क्या होता है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अच्छा, पार्टिकल पी ये यहाँ रहा, ये पार्टिकल पी है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये मूविंग अप दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और इतनी वेलोसिटी है पार्टिकल की 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट मी मेंशन दिस वेलोसिटी, velocity of particle is equal to 20√3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ टेंजेंट पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल भी बना है। तो पहला क्वेश्चन, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पूछ रहा है वो ये है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो नोटिस करें बेटा, पार्टिकल पी हमें कैसे दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है? ऊपर। ऊपर। तो एक्सपेक्टेड जो फर्दर मोशन है पार्टिकल का, नीचे। ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नीचे क्यों बेटा, या जब बोल रहा है ऊपर तो नीचे क्यों बोल रहे हो? बोल रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमें ये पता करना है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी। तो सोचिए वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी वेव या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगी? नेगेटिव। कंसेप्ट दिमाग से तुम्हारे जाना नहीं चाहिए। पार्टिकल पी अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल पी के पास ये हिस्सा वेव का पहुंचेगा, बराबर है। फर्दर जो मोशन होगा ना पार्टिकल पी के पास, वो इस पोर्शन की वजह से हो रहा है। तो अगर ये हिस्सा यहाँ पी के पास पहुंच रहा है तो इसका ऑब्वियस मतलब ये निकाला जाएगा कि वेव इधर जा रही है। यस। आई कि नहीं बात समझ? यस सर। अब तुम्हारे दिमाग में अगर एक ही बात बैठी होगी कि वेव खाली राइट को जाती है तो गलत बात है ना। क्लियर हुआ? अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती तो पार्टिकल पी ऊपर थोड़ी जाता, पार्टिकल पी तो नीचे जा रहा होता, फिर नीचे जाता। ये तो समझना चाहिए तुमको। ये मैं क्या आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, पिछले पूरे लेक्चर्स में मैंने इस पर बहुत जोर दिया है। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई, क्या आंसर आएगा डायरेक्शन का? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव करेगी।
अब अगला पॉइंट जो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर साइकिल, और मास पर यूनिट लेंथ हमको इसने दे दिया, दैट इज म्यू, हम कहते हैं म्यू, मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग म्यू कहते हैं, दैट इज 50 ग्राम पर मीटर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेव की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब आपको याद होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में हमने ऐसा ओपिनियन बनाया था, वेव की वेलोसिटी इनटू dy बाई dx, क्या कहते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये इनफैक्ट हमने ऐसे भी बोला था, माइनस वी इंटू Slow. स्लोप। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में स्लोप तो tan ऑफ 60 हो जाएगा, Yes. है ना? Yes, sir. Yes, sir. पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी नजर आएगी माइनस में वेव की वेलोसिटी इनटू tan ऑफ 60। अब पार्टिकल वेलोसिटी कितना दिया है इसने? 20. माइनस वी, tan 60 कितना होता है? √3. √3. √3। तो सिंपली यहां से √3 कैंसिल आउट हो गया, और ये v का आंसर हमको मिला माइनस में 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर में ही लेना चाहिए क्योंकि हमने पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटीमीटर ही ली। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल है कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब एनर्जी कैरी करने के लिए हमको और कुछ चीजों की भी जरूरत होगी, हमें पूरी एक साइकिल की एनर्जी निकालनी है, तो वी नीड फ्यू मोर एस्पेक्ट्स, जैसे कि हमें यहाँ लैम्बडा भी पता करना होगा कि वेवलेंथ कितना है। ओके, अब लैम्बडा पता करने के लिए हम वेव की जो स्नैपशॉट है, वेव की जो पिक्चर है, उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, अगर यहां से मैंने गिनना शुरू किया यहां तक, पिंक डॉट दिख रहे हैं आपको, Yes, sir. ये एक वेव को कंप्राइज करेगा ना, मतलब एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो यही लैम्बडा होना चाहिए। यस सर। है ना? तो ये पॉइंट हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पे आ रहा है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है 5.5। तो गैप कितना हुआ? ये 4। तो लैम्बडा का गैप हो गया सीधे सीधे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? Yes, sir. अब हम अगर इस बात को थोड़ा सा चेक करें कि टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, go to the particular final formula, average value of an energy in one wave। अगर आप इन बातों को जरा चेक करते हैं तो इसके लिए आपको एम्पलीट्यूड भी चाहिए रहा होगा। देखिए ये मैंने नोट से ही बात को पिक किया, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इन वन वेव। ओके, तो इसके लिए हमें एम्पलीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, we will be needing amplitude and also we will be needing omega factor, तभी जाकर के हम निकाल सकते हैं ना। तो हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालें? तो अब यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई देता है वो तो 4 है ना। Yes. Yes, sir. मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो 4 है। सो एम्पलीट्यूड का भी क्लेम हम लोग यही कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी 4 मीटर। चलिए, बिकॉज यहाँ y एक्सिस पर तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, हमें ये मीटर में ही लेना है, तो 4 मीटर हो गया एम्पलीट्यूड। और हमें ओमेगा भी चाहिए। अब ओमेगा हम कैसे निकालें? ओमेगा निकालने के लिए हम एक सिंपल सा अप्रोच ये लगाएंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक, हमारे पास v का फैक्टर भी है, लैम्बडा का फैक्टर भी है, सो n विल बिकम इक्वल टू v बाई लैम्बडा, दैट आई मे राइट एज 20 इंटू 10⁻⁻2। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया। माइनस का कोई खासा मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ हमें यही समझाता है कि वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और लैम्बडा 4 इंटू 10⁻⁻2, तो इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा इसका 5 हर्ट्ज। अब इसी चीज का इस्तेमाल करिए और ओमेगा निकालिए। सो फर्दर इफ आई राइट फॉर ओमेगा, तो ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं
2 पाई n, so that will become 2 pi into n, n का वैल्यू 5 है, that becomes 10 pi रेडियन पर सेकेंड। तो हमने एक एक करके क्या किया, जो भी रिक्वायर्ड डेटा है हमको चाहिए वो सारा हमने यहाँ पे जमा कर लिया। ओके, उन सारी चीजों को हमने ऐड कर लिया। अब हमें फिगर आउट करना है कि हम टोटल एनर्जी कैसे लिखें। तो टोटल एनर्जी लिखने का हमारा बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा तरीका है। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू टोटल, इसके अंदर यानी कि मैं पोटेंशियल भी जोड़ लूंगा, काइनेटिक भी जोड़ लूंगा, एवरेज वैल्यू सभी की जोड़ लेता हूं, तो मुझे आंसर मिलता है हाफ म्यू ए का स्क्वायर सही जा रहे हैं, Yes, sir. ओमेगा का स्क्वायर इनटू लैम्डा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पिछले जो डेरिवेशंस हैं उनको आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखें हमें ओमेगा म्यू गिवन है, ये हो गया म्यू। ए हमने फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, लैम्डा भी हमें पता है। सो वी नो एवरी फर्दर फैक्टर जो रिक्वायर्ड है, और फाइनली हम इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं इसे कन्वर्ट जरूर करना चाहूंगा, जैसे कि जो 50 ग्राम है तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ 50 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। तो फर्दर कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, यहाँ ये वैल्यूज को आप पुटअप करें और अकॉर्डिंगली आंसर को क्लेम करें। यस Yes. Yes, sir. ओके, चलिए माइक्स जरा ऑफ रखें बेटा प्लीज। आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। माइक्स प्लीज ऑफ रखें, मेक श्योर टू कीप योर माइक्स ऑफ प्लीज। Let's continue with the next question, that is question number 20. अब यहां हमें बताया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी यानी कि म्यू फैक्टर, ये म्यू है। लेट मी राइट द डेटा। म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मीटर। उस पे जो टेंशन लग रहा है वो 80 न्यूटन का है। ओके, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग टू जनरेट अ साइनसॉइडल वेव। कितनी पावर आपको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम एक वेव उसके अंदर जनरेट कर सकें जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि n 60 हर्ट्ज हो और एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। तो आई विल मेक द कन्वर्जन हियर 10 टू द पावर -2 मीटर। तो पावर पूछ लिया यहाँ पे। अब पावर के लिए अगर हम फॉर्मूला रेफर करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स अपने देख लें, तो पावर का फॉर्मूला आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। सो आपको याद होगा पावर जब हमने डिफाइन की तो पावर का हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया, हाफ म्यू ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इनटू नॉट लैम्डा, रादर मुझे लिखना चाहिए 1 सेकेंड वी। ओके, वी लैम्डा बाई टी, पावर वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो लैम्डा बाई टी विल बिकम वी। अब हम बाकी चीजें तो यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, म्यू का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, ए ये भी डायरेक्टली गिवन है। ओमेगा क्या सॉर्ट आउट हो जाएगा, कैसे आ जाएगा ओमेगा, सोचिए। ये जो एन है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ओमेगा इज 2 पाई एन। हम लोग आकर के यहाँ अटक रहे हैं कि v गिवन नहीं है, और v अगर गिवन नहीं है तो हाउ एग्जैक्टली आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेव यहां बनने वाली है इसे हम कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यहां पे बनेगी। अब ये सिलेबस में हमको आगे पढ़ना है, मे बी कल के लेक्चर में हम ट्रांसवर्स वेव की डिटेलिंग करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है v, velocity of the transverse wave, that can be given by a very simple formula, tension by linear mass density। तो इस न्यूमेरिकल के
पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल आज की डेट में हमारे लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल अननोन सा है, बट अगले लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। ओके, तो अब क्या हमारे पास सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हो गए? Yes, sir. फर्दर कैलकुलेशन कर पाओगे आप लोग? Yes, sir. ठीक है, मैं इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस में मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भाई मैं डेटा पुटअप करूँ और सॉल्व करते बैठूं। फॉर्मूला फॉर्मेट बता दिया आपको, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो भी बता दिया आपको, आप बस पुटअप करें और कैलकुलेट कर लें, जो भी पावर आएगी आप उसे एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट कर देना वैट में। ओके, मैनेजेबल है ना? हाँ सर। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है 0.5 mm एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द वायर stretched to a tension of 100 न्यूटन। वेल आई डोंट थिंक ये वेव जो फॉर्मेट है ये इस क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा है, तो क्वेश्चन को बिलोंग नहीं कर रहा है ये, शायद अगले किसी क्वेश्चन का पैटर्न वहां पे आ गया है। तो हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लेना है, इतना ही क्वेश्चन लेना है। सो एक ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड बता दिया, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, लेट मी मेंशन ऑल द वैल्यूज। 0.50 मिलीमीटर है तो कन्वर्जन कर लूंगा मैं 10 to the power -3 मीटर। फ्रिक्वेंसी गिवन है दैट इज 100 हर्ट्ज, टेंशन गिवन है दैट इज 100 न्यूटन, स्पीड भी गिवन है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एवरेज पावर इज द सोर्स ट्रांसमिटिंग टू द वायर, तो बेसिकली पावर निकाल। कैन यू टेल मी अ फॉर्मूला फॉर पावर इन सच केस? हाफ म्यू Mu एम्पलीट्यूड का square स्क्वायर ओमेगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू वी। V अब देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कोई खास टेंशन नहीं है, यहीं से हम लोग ओमेगा सॉर्ट आउट कर लेंगे, 2πn कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कहाँ अटक रहे हैं? सिर्फ म्यू में, है ना, यहीं अटक रहे हैं, अदरवाइज कोई और खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें फिर एक बार इस वेलोसिटी की इक्वेशन पर आना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? T by mu. तो आप क्या करें, v का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू टी बाई म्यू, तो म्यू विल टेक अ वैल्यू ऑफ टी बाई वी स्क्वायर। सो इस हिसाब से अगर इस पावर के फॉर्मेट को या फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाए तो ये ऐसे नजर आएगा, हाफ म्यू ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, यहां से म्यू हटा दो ना, आप म्यू हटा करके मेंशन कर दो बाई वी स्क्वायर इनटू ये आगे कर। तो बेसिकली एक v और यहाँ की पावर कट गई, और सॉरी v की पावर कट गई, तो हमें जनरल इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी, हाफ टी ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। तो फिर एक बार मैं समझता हूँ कि सारा डेटा आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। कैन यू मैनेज टू सॉल्व इट? Yes, sir. करना है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है। अब मुझे इसमें कोई खासा रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो रहा है कि मैं नंबर्स रखूं और यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊं। इट इज नॉट, खाली एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप डेटा पुटअप करते चलें तो आपने यूनिट्स जो हैं वो सारे एसआई यूनिट कर लें या सारे के सारे सीजीएस यूनिट रखें, यूनिट्स की तरफ आपने फोकस करना है। बाकी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला एक बार हमें समझ आ गया, सो दैट विल बी क्वाइट सिंपल टू गो फॉर। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। There are two waves in the same medium are represented by a y-t curve in the figure. Find the ratio of their average intensity. Intensity का रेशियो निकालना है, ओके। और ये जो वेव पैटर्न दी गई है ये उसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेव पैटर्न में दिया गया है। अब इंटेंसिटी का अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, करेक्ट है ना? Yes. We deal with the situation of intensity. We have sorted it out as power upon area। जो भी एरिया होगा, एरिया को मैं फिलहाल S लिख लेता हूँ।
अब पावर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आ जाएगा हाफ म्यू, एंड देन लेट्स कंटिन्यू विद द फैक्टर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड देन फर्दर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, वेलोसिटी v वी डिवाइडेड बाय जो भी एरिया रहा होगा। अब यहाँ देखिए ये जो वेव्स चल रही है ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ये सेम मीडियम में चल रही है। बेटा सेम मीडियम का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि दोनों जो ये वेव्स हैं, वेव 1 और वेव 2, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी हैज टू बी सेम, क्योंकि किसी भी वेव की वेलोसिटी जो है उसके मीडियम के प्रॉपर्टीज से डिफाइन होती है, उसके मीडियम के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो मीडियम दोनों के लिए अगर सेम रखा गया है तो वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। फर्दर मोर सेम मीडियम के लिए हम म्यू फैक्टर भी सेम ही मानेंगे, क्योंकि म्यू ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। लीनियर मास डेंसिटी मीडियम तय करेगा, मीडियम कितना पतला या कितना मोटा है उस हिसाब से। अब बात सिर्फ आकर के रुक जाती है कि इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड ऑन द फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ओमेगा का बेसिकली मतलब तो फ्रीक्वेंसी ही हुआ 2πn, ठीक है। सो कंडीशन में कुछ ऐसी लगाऊंगा कि इन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में लिख लूंगा बिकॉज इस ओमेगा को मैं मेंशन करूंगा एज गुड एज 2πn। तो बाकी सब कांस्टेंट में चला जाएगा, सिर्फ वेरिएबल जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो इफ वी रियली वांट टू टेक अ काइंड ऑफ रेशियो, तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव शुड बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव का स्क्वायर। एम आई करेक्ट विद दिस? यस सर। Yes, sir. एम्पलीट्यूड में भी मुझे कोई खासा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अगर हम वेव की पैटर्न्स को ध्यान से देखें जो हमें गिवन है, तो एम्पलीट्यूड्स में कोई खासा प्रॉब्लम नहीं। 5/2. यस, वेव 1 का 5 माना जाएगा और वेव 2 के लिए 2 माना जाएगा, जैसा गिवन है, ये इधर और ये इधर। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा पजल हो सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के लिए। फ्रीक्वेंसी बताओ किसकी कितनी लें? तो बेटा ध्यान से देखो, इसकी एक वेव पूरी होती है ना। वेव 1 का ना एक वेव फॉर्म पूरा होता है, तो उतने ही टाइम में वेव 2 के कितने फॉर्म्स पूरे दो। होते हैं? 2. मतलब वेव दो। 2 की फ्रीक्वेंसी वेव 1 के मुकाबले में डबल हो गई। डबल है। तो n1 को अगर मैं 1 मानता हूं तो n2 को मुझे 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. बस यहाँ इतना ही समझना है, बाकी तो क्या सिंपल कैलकुलेशन है। ऑफ कोर्स हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, करेक्ट। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 4 Yes, 4 sir. 4 इंटू 4 16 और ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 1 25। बस दैट्स इट। तो इस तरीके के रेशियो हमें यहाँ पे फिगर आउट करने हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा एलॉबरेशंस करने होंगे। समझते हैं फिर भी। स्फेरिकल वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन वेट सोर्स। ये जो वन वेट है ये क्या है? इट्स अ पावर। पावर। वेरी गुड। तो पावर हमें बस वन वेट दे रखा है, ओके। अब ये पूछ रहा है इंटेंसिटी कितनी होगी एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर। बेटा अगर सोर्स ऐसा है और इससे 1 मीटर दूर की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 मीटर दूर पे एक बड़ा सा स्फीयर बनाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो वेव्स तो पूरी स्फेरिकली पैटर्न में फैलेंगी ना। ऐसे वन डायमेंशनल थोड़ी चलेंगी, सिर्फ सामने थोड़ी चलेंगी, इधर भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी, ऊपर भी चलेंगी, पीछे भी चलेंगी, नीचे भी चलेंगी। तो वेव्स ट्रांसफॉर्म जो होंगी, वेव्स का प्रोपोगेशन जो होगा वो एक स्फेरिकल शेप लेता जाएगा ना। यस सर। यस सर। जैसे एक लाइट का बल्ब लगा दिया आपने तो लाइट सभी तरफ जाती है ना। तो 1 मीटर का आप जो एरिया इमेजिन करेंगे वो एरिया तो स्फेरिकल का इमेजिन करना पड़ेगा ना आपको। 1 Yes, sir. मीटर डिस्टेंस पे स्फीयर।
करेक्ट है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटेंसिटी का सिंपलेस्ट अप्रोच लगाइए, पावर अपॉन एरिया। एरिया Area. को मैं एस लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड को भी ए बोलते हैं यहाँ। तो फिलहाल के लिए देखें तो पावर और एरिया स्फीयर के हिसाब से मुझे लिखना चाहिए 4 पाई। 4 pi r square. बस यहाँ जो आर है उसका वैल्यू हमें 1 मीटर गिवन है, पावर भी 1 मीटर है। 4 और पाई की वैल्यू पुटअप करिए, इनवर्स करिए, इंटेंसिटी का आंसर आपको मिल जाएगा। कर पाएंगे इतना आप लोग? Yes, sir. Okay, let's take the another question, which I also find to be very simple. A line source emits a cylindrical expanding waves. ये जरा नोटिस करिए कि यहाँ सोर्स का शेप कैसा है। लाइन सोर्स, Cylindrical. लाइन सोर्स। वेव जो एक्सपांड हो रही है वो सिलेंडर की शक्ल में हो रही है। आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम एक ऐसे एग्जांपल दिया था। Linear. ये लीनियर सोर्स है। अब इससे जो वेव्स का एक्सपांशन होगा वो ऐसे सिलेंड्रिकल शक्ल में होगा, और बड़ा, है ना, और बड़ा, लाइक दिस, ऐसे। और वही अगर एक पॉइंट सोर्स होता है तो इससे जो वेव निकलती है ना, तो वो स्फेरिकल एरियाज Spherical. बनाते जाएंगी। अब यहाँ डिस्टेंस अगर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पर मेजर करें r, तो यहाँ किसी R. पर्टिकुलर जगह पर डिस्टेंस मेजर करें r। R. यहाँ के लिए अगर मैंने इंटेंसिटी लिखी तो पावर अपॉन एरिया आ जाएगा 2 पाई 2 pi RL. लेंथ ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ मैंने इंटेंसिटी लिखी तो आंसर आएगा पावर अपॉन एरिया 4 pi यानी square. कि 4 4 pi पाई r square. इस केस के लिए मुझे लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इस केस के लिए मुझे लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस पर हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। Assuming the medium absorbs no energy, find how the amplitude and intensity of the wave depends on the distance from the source. तो ये आंसर है बस। तो लाइन सोर्स है, सिलेंड्रिकल एक्सपांडिंग वेव्स है, तो इसका इंटेंसिटी ऐसे रिलेट करेगा। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि इंटेंसिटी जो है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर रिलेट करती है ना। इस पर भी हमारी बात हो चुकी थी। Yes, sir. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे चूंकि किसी सिलेंड्रिकल कंडीशन के लिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो इंटेंसिटी को अगर मैं एम्पलीट्यूड के पैटर्न में लिखना चाहूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1 upon root R. सो A proportional 1 upon root R. Now these things are very simple, however they are very very important to remember, because हम ये सारी चीजें क्लास 12th में जो है ना ड्रास्टिकली अप्लाई करेंगे, बहुत रिगरसली अप्लाई करेंगे आई में से, in case of consideration of light. ओके, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ और साउंड की इंटेंसिटी इतनी आई 0.80 वैट पर मीटर स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज आ गई, डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो स्पीड ऑफ साउंड 330 है, तो एम्पलीट्यूड निकालो, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं कि अगर मैं पावर की इक्वेशन यूज करता हूँ, सॉरी इंटेंसिटी की जनरल इक्वेशन यूज करता हूँ, तो इट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर एज, पिछले लेक्चर में हम डेराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं और डेरिवेशन आपके सामने रखता हूँ। पावर हो जाएगा हाफ म्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये एरिया फैक्टर एस। So this will look like half mu by s, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इनटू v। क्या कोई मुझे बताएगा mu by s क्या सब्स्टिट्यूट किया था लास्ट टाइम? Rho. रो, शाबाश, वेरी गुड। जनरल जो मास डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो वाला सब्स्टिट्यूशन था, हाफ रो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इनटू v। अब देखिए ये क्या चीज है? आई, है ना। Yes, ये क्या sir. चीज है? N. एन। N. इसका इस्तेमाल करते हुए क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ? Yes, sir. लेकिन याद रखना ये किलोहर्ट्ज में है, किलोहर्ट्ज में मतलब मुझे 10 to the power 3 में कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका, किलो, समझ रहे हो ना बात? Yes, sir. Yes. यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 किलोहर्ट्ज, विच मीन्स 1 into 10 to the power
3 हर्ट्ज, उसको मैं ओमेगा में कन्वर्ट कर लूंगा 2πn। हाँ, फिर आगे बताइए ये क्या चीज है? डेंसिटी। रो, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डायरेक्ट रो का वैल्यू है। फिर आगे बताइए ये क्या चीज है? वेलोसिटी। अब बेटा बचा क्या इसमें? सिर्फ यही तो बचा जो अननोन है, इसी को तो निकालना है आपको। अब क्वेश्चन में देखिए, आई अवेलेबल हो गया है, हाफ तो जस्ट नंबर है, रो अवेलेबल हो गया है, ओमेगा यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा, वी अवेलेबल हो गया है। कर पाओगे आगे का? हाँ सर। ओके, करना चाहिए, यू मस्ट ट्राई फॉर इट। ठीक, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस पर बात करते हैं। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन। इसमें आपको वेव बनने के प्रोसेस पर थोड़ा ध्यान देना है, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, हमको इसने वाई टी ग्राफ दे दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है इसने। अगर कोई पार्टिकल y इज इक्वल टू 0 पर है, यहां यहां यहां, ठीक है, तो ये रेड डॉट्स जो मैंने लगाए, इसका मतलब ये मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन। और याद रखिए, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है ना, ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन जो है ना, ये 0 होता है। जीरो। पक्की बात? Yes, sir. यस सर। और अगर कोई पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यहां यहां, तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी जो है ये 0 होती है, Zero. और एक्सेलरेशन जो है ये। Maximum. अब शुरुआत करते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी है? Maximum. मैक्सिमम। इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। इस ग्राफ में वेलोसिटी 0 है शुरुआत में। यस सर। तो मैं ए को चॉइस करूं या सी को चॉइस करूं? सी। A. A. ठीक है सर बेटा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हो ना, वीटी ग्राफ, वीटी। यस सर। यस। तो मैं मीन पोजीशन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए के ग्राफ से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या सी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट? C. ये भी गलत बोल रहे हो। A से. A. समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। Maximum. ये ग्राफ क्या कह रहा है? मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कह रहा है ये? Zero. जीरो। तो इसका मतलब इस ग्राफ का इक्विवेलेंट अगर मैं वेलोसिटी टाइम में बनाना चाहता हूं, तो ए से बता पाऊंगा या सी से? ए से। A से. ए से बता पाऊंगा। अब सी मत बोलना, फिर तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ए करेक्ट है। अब फिर सोचें, मीन पर, है ना, मीन पर एक्सेलरेशन कैसा होता है? Maximum. मैक्सिमम। बेटा ये लिखा मैंने, देखो क्या जीरो। मैक्सिमम थ्योरी पढ़ चुके हो ना, पढ़ा चुका हूं ना, ऐसे क्या कर रहे हो? अब इस ग्राफ में देखो, ये मीन पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये एक्सेलरेशन को क्या क्लेम दे रहा है? मैक्सिमम दे रहा है? Minimum. Yes, sir. मैक्सिमम Maximum. दे रहा है ना, मिनिमम? Maximum. और ये क्या क्लेम दे रहा है? Zero. Zero. 0। तो मुझे डी चॉइस करना चाहिए कि डी चॉइस करना चाहिए? D. D. समझ रहे हो बात? D. Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब Yes, सोचो sir. अगर मैंने एक और ग्राफ यहाँ दिया होता आपको, एक और एक्सेलरेशन और टाइम का, लेकिन ऐसे दिया होता, तो ये ग्राफ चॉइस करते क्या ये करते? दोनों भी। दोनों ऊपर कैसे वाला करेंगे? दोनों कैसे हो सकते हैं? यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। Yes, sir. अरे बेटा जल्दी से समझ में आने वाली बात है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई। जब y पॉजिटिव होगा तो ये माइनस की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाद में पॉजिटिव हो रहा है ना, हाँ। हाँ. पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए?
ऐसा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए? नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हो नेगेटिव मतलब कुछ समझा ही नहीं है, पिछले लेक्चर्स पूरे गायब हो गए हैं तुम्हारे पिछले लेक्चर्स, इसका मतलब सोचो जरा। यस नेगेटिव सर। नेगेटिव सीधी बात है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, माइनस में। Yes, sir. फिर सवाल कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा होता है मीन पर? मैक्सिमम Zero. मैक्सिमम बोल रहे हो, कुछ भी जवाब दे दो, इशारा करो ये वाला मामला है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है मुझे। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो जीरो पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, जाओ पिछले लेक्चर्स रिकॉर्डेड है देख लो। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब इस ग्राफ में जीरो बता रहा है क्या कुछ मैक्सिमम बता रहा है? मैक्सिमम बता ग्राफ तो रिजेक्ट हो गया, यस लिखना चाहिए है ना। Yes, sir. यस सर यस मैंने ऐसे ही और एक्स्ट्रा तुमसे पूछा कि अगर एक ग्राफ और ऐसा दिया जाता है एक्सेलरेशन और टाइम का तो ये वाला चॉइस करते हैं या डी वाला चॉइस करते हैं? डी वाला वाला चॉइस करते हैं। क्यों डी चॉइस करते हैं? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। यस सर Yes, sir. इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और डी। डी ठीक है, थियरी में कहीं वीक रह गए तुम अगर समझ नहीं पा रहे हो तो अब भी वक्त है, ठीक है ना, टाइम है तुम्हारे पास बहुत, 11 की क्लास मतलब बहुत टाइम अवेलेबल है, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें आप। ओके देखिए किसी को डाउट रह गया क्या कुछ, क्या आ गया क्वेश्चन ठीक से समझ में? समझा सर समझा सर। प्रीवियस नॉलेज जरूरी है, मैं यहाँ पे थ्योरी तो डिस्कस नहीं करूंगा, हल्का सा प्रीवियस नॉलेज भी अगर है दिमाग में, चीजें हिंट होती हैं तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। अच्छा यहाँ देखें आप, ग्राफ शोज 3 वेव्स, ये तो बड़ा सिंपल है, देख के आंसर करने वाला है, ये कोई फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब ओमेगा 1 2 3 इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा का मतलब डिपेंडिंग ऑन एन। अब देखो वेव नंबर 1 जो है एक फॉर्म पूरा कर लेता है अपना, है ना। इस वेव नंबर 1 को मैं ऐसे पिंक कलर कर देता हूं, तो देखिए ये एक फॉर्म अपना पूरा करता है, यहां से निकला ये ऐसे ऐसे करते करते इसने एक फॉर्म पूरा किया, बराबर। यस Yes, सर sir. यस सर। तुम देखो बेटा वेव नंबर 3 भी जो है एक फॉर्म पूरा करता है, भले उसका एम्पलीट्यूड कम हो लेकिन वो भी तो एक फॉर्म पूरा कर रहा है। Yes, sir. तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में 1 और 3 ने अगर सेम वेव्स बना लिए तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? Same. सेम होनी चाहिए। ऑप्शन ए सर। वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन देखो वेव नंबर 2 जो है, वेव नंबर 2 ये तो एक फॉर्म नहीं पूरा करता है, तो सिर्फ आधा पूरा कर आधा। पाया, है ना। तो Yes, इसका sir. मतलब ये पता चला कि 1 और 3 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और 2 से ज्यादा होगी। जहां 2 Yes, ने sir. आधी वेव बनाई थी, इन दोनों यस सर। यस। जहां 2 की सिर्फ आधी वेव बनी, 1 और 3 की एक एक पूरी बन गई, मतलब 1 और 3 इक्वल भी हैं और 2 से ज्यादा बनाने हैं, 2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उनकी। क्लियर हो गई बात? यस सर यस Yes, सर। sir. चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। थ्री अब दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी E1 और E2 का कंपैरिजन करना है और दो वेव्स के फॉर्मेट हमको इसने बता दिए एक ये Y1 वाली और एक Y2। ठीक, अब E1 E2 में एक कंपैरिजन करो कह रहा है, वो E1 E2 इक्वल है, डबल है, 4 टाइम्स है, 16 टाइम्स है, सो ऑन सो। तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेलिंग करने की बजाय ऐसे सोचूंगा कि वेव की एनर्जी की जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, हाफ म्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और वेवलेंथ। करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। अब बेटा इसमें अगर मैं केयरफुली देखता हूँ तो एम्पलीट्यूड सेम है, सेम है सेम। ये में
और ये एक ही स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या लेंथ पर बनाई जा रही है, तो म्यू भी सेम लेना पड़ेगा, है ना? यस सर। रहा सवाल ये कि इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है। फ्रीक्वेंसी डबल पर अगर मैं एच कंपैरिजन करूं, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं, ऑन द अदर साइड ले लेते हैं इसको, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी। अब पहले वाली की फ्रीक्वेंसी बेटा मैं देखूं ना ध्यान से तो सिर्फ ओमेगा है, और दूसरे वाले की कितनी है? 2 ओमेगा। 2 तो ओमेगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करता हूं ताकि आपको समझ आए। अब E1 के लिए प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी ओमेगा का स्क्वायर, लेकिन E2 के लिए प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, 2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी तो ऐसे आएगी, थोड़ा सा ठीक से लिखें इसे, प्रोपोर्शनैलिटी 2 ओमेगा का स्क्वायर। जस्ट टेक द रेशो, बस काम खत्म करें। जस्ट टेक द रेशो, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, यहां आ गया ओमेगा का स्क्वायर और यहां आ गया 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा ऑप्शन सी। कैंसल आउट हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 4E1, लाइक दिस। हाँ, इसमें मैंने वेवलेंथ को निग्लेक्ट किया, मैं बता दूं आपको यहाँ पे, और इसलिए भी इस इंस्टेंट पर मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वेव है ये स्टेशनरी वेव की एक फॉर्मेट है। इसमें हम फिलहाल वेवलेंथ पर कोई बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें स्टेशनरी वेव्स की पूरी डिटेलिंग अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करते हुए मैं ऐसे कर देता हूँ कि y1 को भी मैं 2πx फॉर्मेट दे देता हूँ, ऐसे 2πx/λ 2πx/λ। आप अपने नोट्स में भी इसे करेक्ट करें। तो मैं सिर्फ इसे फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन देते हुए ये आंसर यहाँ पर मैं क्लेम कर रहा हूँ। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस। There are 2 pulses in a stressed spring whose centers are initially 8 centimeter apart. अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने या समझने से पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। मान लेते हैं बेटा कि एक स्ट्रिंग पर इस तरीके से वाइब्रेशन हुआ, मुझे बताएं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे बताएं ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों में से कौन से पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? बी पॉइंट। बी बी पर का मतलब मैंने आपको सारा कुछ गलत पढ़ा दिया। ए पर ऐसे वीक आप लोग रिस्पॉन्सेस दे रहे हो, इतने वीक रिस्पॉन्स दे रहे हो, पिछले 3-4 लेक्चर जो आपको बताए गए थे थियरी के, वो आपने शायद ठीक से रिवाइज नहीं किए। बी पॉइंट स्टेशनरी रहेगा, बी पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट एक्सट्रीम पर है, यस सर। क्या उसकी वेलोसिटी 0 हो गई? यस सर। हाँ और अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई तो उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, 0। है ना? तो बी पॉइंट की के 0 होगी, लेकिन ए पॉइंट मीन पर है। मीन पर का मतलब ये है कि उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, यस सर। और मैक्सिमम वेलोसिटी रहने पर इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। बराबर। तो हमें Yes. इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आया कि जब भी पार्टिकल मीन लाइन पर आता है, मीन लाइन, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब यहाँ 2 पल्सेस हमको बताए गए हैं, एक पल्स ये और एक वाला ये, 8 सेंटीमीटर अपार्ट है टोटल इनके जो पीक्स हैं वो, एंड दे आर मूविंग एज शोन विद अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड भी 2 है, इसकी भी 2 है। 2 सेकंड के बाद इनकी एनर्जीज कैसी होंगी पूछा। तो बेटा 2 सेकंड में ये कितना ट्रैवल करेगा? 4 सेंटीमीटर। यस सर। यस सर। और ये कितना ट्रैवल करेगा? 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 4। ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर पे आ जाएंगे, तो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। हाँ यस सर। यस सर। हाँ। और जब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे
एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है, तो इनकी पूरी जो फॉर्मेटिंग है वो कैंसिल आउट हो जाएगी यस सर। Yes, Yes. sir. और सारे पार्टिकल कहाँ पहुंचेंगे? मीन पर Mean. क्योंकि क्रेस्ट पार्टिकल को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, ट्रफ पार्टिकल को नीचे दबाने की कोशिश करता है। क्रेस्ट ट्रफ आपस में अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पहुंचेंगे? मीन पर। मीन पर। जब पार्टिकल मीन पर पहुंचते हैं तो उनकी वेलोसिटी जीरो। मैक्सिमम जीरो बोलकर मुझे शर्मिंदा करते हो यार। मैक्सिमम। पढ़ाया नहीं मैंने, ऐसा तुम बता रहे हो इसका मतलब। तुम्हारा होमवर्क है, पिछले चारों लेक्चर तुम जाके वापस देखोगे, कंपल्सरीली देखोगे, और पूरे लेक्चर देखना, भगा के मत देखना प्लीज। तो ये सारे पार्टिकल कहाँ आ गए? मीन पर मीन लाइन पर। पार्टिकल मीन लाइन पर आए तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कौन सी एनर्जी बनेगी? काइनेटिक पोटेंशियल कौन सी? काइनेटिक तो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक होगी, प्योरली काइनेटिक। बी समझे बात को? यस सर ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं। Yes, sir.